आदर और सम्मान के हो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला केंद्र के अध्यक्ष, पूर्व विधायक चौधरी रामपुर कुंडू जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेश चौहान जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हिसार लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती सुनैना दुलारा जी, हल्का के उजाड़ा के प्रधान पूर्व डीएसपी सुरेश सिंह लोहान जी, मंच पे मेरे साथ में बैठे हुए जींद जिला के पांचों हल्कों के अध्यक्षगण, पार्टी के अलग अलग दलों के सभी संयोजकगण, पार्टी के प्रदेश जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस हल्का उजाड़ा की मीटिंग में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, साथियों, 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है। फैसला आपने करना है, मत आपका है, विश्वास आपका है। आपने लोकसभा में भाई साहब इसको अपना नुमाइंदा चुन करके भेजना है। वोट डालने से पहले इस बात पे जरूर विचार करना कि आपके वोट से चुना हुआ नुमाइंदा क्या आपके विश्वास पे खरा उतरेगा, आपके वोट की ताकत से लोकसभा में गया हुआ व्यक्ति क्या आपके इलाके का सम्मान करेगा। कई ऐसी बातें हैं जिन पे जरूर आपको सोचना चाहिए। मैं आज आपके बीच में कोई भाषण देने नहीं, कुछ बातें करने के लिए आया हूं। साथियों, 10 वर्ष पहले कांग्रेस का राज होता था और कांग्रेस के लोग से रोज तंग हो गए थे, परेशान हो गए थे। कांग्रेस ने देश की बदनामी दुनिया में कराई। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला था कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे देश में जाता था और दूसरे देश के नागरिक से जब मिलता था तो दूसरे देश का नागरिक जो था वो उसको मिलते ही सबसे पहले ये पूछता था कि दुनिया में आज सबसे भ्रष्ट अगर कोई मुल्क है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। बहुत बड़ी बदनामी कांग्रेस ने कराई थी। लोगों ने एक मन बना लिया था, फैसला कर लिया था कि इस कांग्रेस को हर हालत में सत्ता से बाहर करेंगे। जिस कांग्रेस की 400 सीटें आया करती थी, लोगों ने 2014 के चुनाव में उस कांग्रेस को 40 में लाकर के खड़ा कर दिया और जब उसके सामने जीत करके आए, इन लोगों ने सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी। उस भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। अगर मैं सारे वायदों का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। 4 बड़े वायदे थे जिससे हर आदमी प्रभावित होता था, हर आदमी मानता था कि ये चारों वायदे अगर पूरे हो गए तो देश का हर नागरिक खुशहाल हो जाएगा।
नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था और कहा था कि कांग्रेस के राज में जो धन लूट करके कांग्रेसियों ने विदेश के बैंकों में जमा कराया है, मैं वो सारा पैसा वापिस लेकर के आऊंगा। और ये कहा था कि वो सारा का सारा पैसा देश की जनता को दूंगा। आप सबसे आह्वान किया था, कहा था बैंकों में खाते खुला दो, 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खातों में जमा करा दूंगा। साथियों 10 साल बीत गए। मैं हरियाणा प्रदेश के एक गांव में जाकर के आया। मैंने परिवर्तन पथ यात्रा के दौरान 2000 से ज्यादा गांव में जाकर के लोगों से मिला। मैंने खुद करके पूछा था, मोदी जी का वायदा था कि 15-15 लाख दूंगा, आपको मिला कि नहीं मिला? सबने कहा था एक नया पैसा नहीं आया हमारे खाते में। आप हरियाणा विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव चाहे हुए साथी हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सबके खाते में 15-15 लाख आया कि नहीं आया? देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर झूठ बोलता है, न केवल वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को कम करता है, बल्कि देश की बदनामी दुनिया में कराने का काम करता है। दूसरा बड़ा वायदा किया था साथियों, आपके साथ, किसान के साथ, खेती करने वाले के साथ। मोदी जी ने कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। मोदी जी ने कहा था एमएसपी का कानून बनाऊंगा। और मोदी जी ने कहा था 2022 में तुम्हारी फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा। आपकी फसल के दाम 2 गुना हो गए कि नहीं हुए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, दाम 2 गुना हुए कि नहीं हुए? दाम 2 गुना करने की बजाय महंगाई बढ़ा दी, खाद महंगा कर दिया, बीज महंगा कर दिया, कीड़ेमार दवाइयां महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया। बाजार से जो सामान खरीद करके लाते उसकी कीमत बढ़ा दी, तुम्हारी फसल के दाम कम कर दिए। साथियों, वायदा किया था एमएसपी का कानून बनाऊंगा। एमएसपी का कानून बनाने की बजाय 3 काले कानून बनाए, और वो ऐसे काले कानून थे, अगर वो लागू रह जाते तो मान के चलो आज जिन जमीनों के आप मालिक हो, उन जमीनों से आप बेदखल हो जाते। उन जमीनों के मालिक अंबानी और अडानी की बड़ी बड़ी कंपनियां बढ़ जाती। वही साथियों, उसके साथ साथ हमारी जो जमीनें थी, हमें उनमें नौकर के रूप में काम करके अपना गुजारा करना पड़ता। बधाई देता हूं किसान साथियों को, हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, और खास करके उचाना के उन किसान साथियों को इस बात की बधाई देता हूं जो खटखट के टोल पे बैठ करके लगातार 13 महीने तक उस 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे थे। मुझे अनेक दफा मौका मिला इस टोल के ऊपर से जाने का। मैं जब भी टोल के ऊपर से जाता था, किसानों से मिल करके जाता था, उन्हें हौसला दे करके जाता था कि डट करके रहना, हम इस मोदी की सरकार को मजबूर करेंगे, 3 काले कानून वापस करा करके रहेंगे। आप लोगों की हिम्मत थी, आपने सर्दी की परवाह करी नहीं, गर्मी की परवाह करी नहीं, चौमासे की परवाह करी नहीं, लगातार मोदी को मजबूर करने के लिए लड़ाई लड़ी। आप अकेले नहीं थे, हमारी माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में उस आंदोलन का हिस्सा थी, जो आपको ताकत देने का काम कर रही थी। आखिर 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात समझ में आई कि भारत का किसान, पंजाब और हरियाणा का किसान मर तो सकता है, लेकिन घर की वापसी नहीं करेगा जब तक 3 काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। जनवरी का महीना था, मैं हजारों साथियों के साथ टिकरी के बॉर्डर पे पहुंचा था। जब मैं टिकरी के बॉर्डर पे गया
जो किसान नेता उस आंदोलन को चला रहे थे, जब मैंने जाकर के उनसे कहा कि हमारा आपको समर्थन है, हम आपके साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी मदद करेगा, ये हमारी पार्टी का फैसला है। तो उन किसान नेताओं ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा, मुझे कहने लगे आप चौधरी देवलाल हमारे बीच में होते, कोई बड़ा फैसला करते और बड़ा फैसला करके जहां किसान आंदोलन की ताकत बढ़ाते, वहीं केंद्र की सरकार को मजबूर करने का काम करते। साथियों, मैंने उसी वक्त उनके सामने प्रेस के लोगों को बुलाया, मैंने प्रेस को बुला करके उनके बीच में कहा कि 26 जनवरी तक या तो तीनों काले कानून खत्म हो जाएंगे, अन्यथा 27 जनवरी को इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में बैठ करके इनकी लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। 26 दिन को एक चीज मुकर्रर की हुई थी कि सारे किसान ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाले। मैं भी उस तिरंगा यात्रा में गया था। दिल्ली के लोगों में मोदी की सरकार ने एक भ्रम पैदा कर रखा था, डर बैठा रखा था, कह रखा था किसान ट्रैक्टर पे चढ़ करके आएगा, दिल्ली लूट करके ले जाएगा। लेकिन हम जैसे ही दिल्ली में घुसे ट्रैक्टरों के साथ, आपको सुन करके हैरानी होगी, दिल्ली के लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया, मिठाइयां बांट रहे थे, फल फ्रूट खिला रहे थे, जगह जगह लंगर लगा करके किसानों की खाने की व्यवस्था किए हुए थे। शाम को मोदी को पता लगा कि दिल्ली में किसानों का स्वागत हुआ, कैसे उस किसान आंदोलन को कमजोर किया जाए इसके लिए षड्यंत्र रच दिया। षड्यंत्र भी छोटा नहीं था, बड़ा था। ये कहा गया इस ट्रैक्टर यात्रा में अलगाववादी थे, आतंकवादी थे, इसमें खालिस्तानी थे, जिन्होंने आकर के तिरंगे का अपमान कर दिया, तिरंगे के बरोबर खालिस्तान का झंडा लगा दिया। लोगों में भ्रम पैदा हो गया, कहीं ना कहीं इस बात की सुबह शुरू होगी कि आंदोलन को आगे कैसे चलाया जाएगा, आंदोलन टूट जाएगा। मेरे पास अनेक नेताओं के रात को फोन आए 26 जनवरी को कि अगर आप इस्तीफा दोगे कोई फायदा नहीं होगा, आंदोलन सुबह तक खत्म हो जाएगा। जो मुझे टेलीफोन कर रहे थे, मैं उनसे आगे से कह रहा था कि अगर सही मायने में आप 3 काले कानून खत्म करना चाहते हो, आप चाहते हो कि किसान को एमएसपी मिले, तो फिर आपको भी मेरे साथ चल करके इस्तीफा दे देना चाहिए। साथियों, उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई। मैं 27 जनवरी को विधानसभा में गया और अपना इस्तीफा लिख करके स्पीकर को सौंप दिया। मैंने कहा इसे मंजूर करो। मैंने अपने इस्तीफे में लिखा था कि मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं विधानसभा से, इस देश के अंदर केंद्र की सरकार ने 3 काले कानून बनाए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उन तीनों काले कानूनों का विरोध करती है। मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहता इस विधानसभा में काले कानूनों का समर्थन किया जाता है। स्पीकर ने मेरे सामने कहा कि आप सबके साथ इस्तीफा नहीं दे सकते। मैंने कहा ये मेरा फैसला है कैसे इस्तीफा देना है, मेरा काम मेरा इस्तीफा मंजूर करना है। मैं क्या लिख करके दूं ये मैंने सोचना है। मैंने प्रदेश के देश के किसानों के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया है। मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए, तब जाकर के स्पीकर को मेरा इस्तीफा मंजूर करना पड़ा। इस्तीफा देकर के सीधा किसानों के बीच में जाकर के बैठ गया था। जब तक काले कानून खत्म नहीं हुए, वो लड़ाई को लड़ने का काम किया। काले कानून खत्म होने के बाद उसके बीच में साथियों मेरा इलाहाबाद का चुनाव आ गया। जो कांग्रेस के लोग आज ये अफवाह फैला रहे हैं, उन कांग्रेसियों से आप पूछना इलाहाबाद के चुनाव में तुम्हारी क्या भूमिका थी। उस इलाहाबाद के चुनाव के अंदर जहां बीजेपी जेजेपी अरे गोपाल कांडा की पार्टी की लोग इकट्ठी होकर के मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। भाई कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। कांग्रेस
ने उम्मीदवार खड़ा करने के बाद ये हुड्डा वहां पे वोट मांगने गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाकर के वहां जब वोट मांगा, ये जयप्रकाश भी वहां वोट मांगने गया हुआ था। इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप के जितने भी नेता थे सारे वहां मेरे खिलाफ वोट मांगते थे, प्रचार करते थे, लेकिन साथियों कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगते थे। हुड्डा का आज भी बयान रिकॉर्ड है, आज भी उसकी वीडियो ऑडियो चलती है। हुड्डा ने वहां अपने भाषण में कहा था कि अभय सिंह, उसने कहा था कि अभय सिंह के सामने जो कैंडिडेट है कांडा जो है वो कांडा मेरा भी मित्र है, मैं वोट तो कांग्रेस के लिए मांगने आया हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कांडा भी मेरा मित्र है। सीधा सीधा इशारा था कि कांग्रेस की बजाय इस कांडा को वोट दे देना ताकि अगर सिंह चुनाव से हट जाए, चुनाव हार जाए। केवल और केवल इस तरह से इन लोगों ने मिलकर के मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत मुझे हराने की कोशिश करी थी। लेकिन साथियों जब हुड्डा ने ये कह करके वोट मांगा तो वहां के सारे किसान एकजुट हो गए, सारे मजदूर मेरे साथ खड़े हो गए। इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया, 10-10 हजार रुपए के वोट खरीदे। उसके बावजूद लोगों ने मुझे 10,000 ज्यादा वोट दे करके वहां से विधानसभा का फिर से सदस्य चुनने का काम किया था। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये हुड्डा जो है आज जो प्रचार करा रहा है, कह रहा है गांव के अंदर इसने अपने लोग छोड़ रखे हैं जो केवल एक सारा दिन एक प्रचार करते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो केवल कांग्रेस को हराने के लिए आई है, भाजपा की मदद कर रही है। मैं उस हुड्डा से भरी सभा में एक बात पूछना चाहता हूं, अगर वो मेरी एक भी बात का जवाब दे दे, मैं यहां से चैलेंज करके जाता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रेस के लोग बुलाए, मुझे भी बुला रहे और बीजेपी के भी किसी साथी को बुला रहे, मुख्यमंत्री को बुला रहे, उनके अध्यक्ष को बुला रहे। हम तीनों बैठ जाएंगे, तीनों डिबेट करेंगे और उस डिबेट के अंदर मैं उससे पूछूंगा कि इलाहाबाद के अंदर तू किसकी मदद करके आया था। अगर वो मेरी बात का जवाब दे देगा तो मैं उसकी सारी बातें मान लूंगा। एक और पूछूंगा कि जब राज्यसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का चुनाव हो रहा था हरियाणा का, उस वक्त पे जब कांग्रेस के 17 मेंबर जीत करके गए हुए थे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 20 मेंबर जीते हुए थे, मैं अपोजिशन का लीडर था, सुभाष चंद्र भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था। हम दोनों पार्टियों की तरफ से एक साझा उम्मीदवार आपके आनंद एडवोकेट था। हमारा आपस में दोनों पार्टियों का फैसला था, हमने ये तय करके वो कैंडिडेट खड़ा किया था कि हमने सारे के सारे वोट इसको दे करके भाजपा वाले को हराना है। हमने ईमानदारी के साथ अपने 20 वोट दिए। इस हुड्डा ने अपना वोट उसके पक्ष में डालने के बजाय साथियों खाली छोड़ दिया था। 14 MLA की पेन की साइज बदल करके जयप्रकाश में शामिल था। इस जयप्रकाश ने पूछ लेना वो जयप्रकाश से कि तो सुभाष चंद्र के पक्ष में था कि नहीं था। ये बात हुड्डा भी करता था, लेकिन जयप्रकाश उसके एजेंट के रूप में काम कर रहा था। जयप्रकाश लगातार इस प्रयास में था कि सुभाष चंद्र चुनाव जीत जाए। इसने उसको चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हुड्डा के साथ उसकी साठ-गांठ कराई थी। 14 मेंबरों के जो पेन बदल करके, साइज बदल करके पेन की जो वोट कैंसिल कराए थे, उसका सबसे बड़ा संविधान जयप्रकाश था। ये जयप्रकाश जब वोट डालने गया था, ये दूसरा पेन अपनी जेब में डाल के लेकर के गया और इसके पेन बदल करके वहां से वो पेन जिससे टिक करना था वो जेब में डाल दिया, दूसरा पेन वहां छोड़ करके आया। और उसके बाद साथियों जब 14 वोट गिर गए तो बीजेपी का एक लड़का जो आजकल मंत्री है, जो गोयल नाम का अंबाला से मंत्री है, उसकी जिम्मेवारी लगाई गई थी कि वह असली पेन छोड़ करके असली पेन उठा करके लिया। 14 वोट कैंसिल इन लोगों ने कराए थे। कि हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, मिले हुए सब भाजपा के साथ है। साथियों आज ये बीजेपी के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर नहीं, ये गांव के लोगों को कमजोर करना चाहते हैं, ये आपको कमजोर करना चाहते हैं। साथियों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ धोखा किया, इसी तरह से कांग्रेस के लोग भी लगातार धोखा करने का काम करते हैं। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया कि वोट डालने से पहले जरूर ये सोचना
कि जिस कांग्रेस को 10 साल पहले सत्ता से बाहर किया था, क्या उसी कांग्रेस को फिर से देश की सत्ता सौंप दी जाए? अगर इससे लोगों को सत्ता सौंप दोगे तो फिर अगले 5 वर्ष पछताओगे। अगर अभी ठीक फैसला ले लोगे, अभी ठीक फैसला करके अपनी खुद की पार्टी को मजबूत करोगे। ये उचाड़ा हल्का तो हमेशा चौधरी देवीलाल का समर्थक हल्का रहा है। आप लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एक आवाज के ऊपर ऐसे ऐसे लोगों को विधायक चुन करके भेजा जिनकी कोई सोच भी नहीं सकता था, जो गांव के मेंबर पंचायत नहीं बन सकते थे, उनको आपने विधायक बनाने का काम किया था। आज तो साथियों सब हम आपके बीच में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर रहे। आज आपके बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सुनैना को अपना उम्मीदवार बना करके भेजा है। मैं उम्मीद करूंगा कि उचाड़ा का एक नागरिक उसको अपना आशीर्वाद देने का काम करेगा, अपना सहयोग और समर्थन देने का काम करेगा। साथियों, मैंने आपके साथ एक वायदा पिछले दिनों किया था। आपकी लगातार एक इच्छा है कि आपके यहाँ से जो भी आगे आने वाले विधानसभा में उम्मीदवार बन करके आए, वो ऐसा उम्मीदवार हो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे सीधा जाकर के बैठने का काम करे। सुनैना को जिता देना, मैं आपके फिर बड़ी सभा में वायदा करके जाता हूँ। ये आपके बीच में ऐसा नुमाइंदा दूंगा जो आपके यहाँ से चुनाव लड़ करके सीधा हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का काम करेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी लड़ाई केवल लोकसभा की नहीं है, आपकी लड़ाई विधानसभा की भी है। अगर विधानसभा जीतना है तो लोकसभा जीतना जरूरी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हर हालत के अंदर सुनैना जी के पक्ष में वोट डाल करके जिताने का काम करोगे। मैं भाजपा के उम्मीदवार के बारे में भी आपसे खुल करके एक बात बताना चाहता हूँ। साथियों, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम कर चुके हैं, जो सारा दिन लिखते पढ़ते हैं। आपके सामने एक बात खोल करके जाता हूँ कि जो भाजपा का उम्मीदवार है, ये भी जयप्रकाश से कम नहीं है। इसने भी चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। जैसे जेजेपी वाला ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से दगा करके अपनी अलग पार्टी बनाई थी, इसी तरह चौधरी रणजीत सिंह ने भी चौधरी देवीलाल को 82 में चीफ मिनिस्टर ना बने, इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट पड़ने का काम किया था। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि रणजीत सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में है। मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको असलियत आपको पता होना चाहिए। आप खुद एक चीज देखना, एक किताब है जिसका नाम ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट के नाम की किताब है। गूगल के ऊपर जाकर के ओपन सीक्रेट की किताब खोलना, उसका पेज नंबर 195 295 वो देखना। उसके अंदर उस किताब का लेखक है एम के धार नाम का एक व्यक्ति। ये एम के धार कोई और नहीं, इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी उस वक्त में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे होता था, आईबी के अंदर काम करता था, जो देश की सर्वोच्च एजेंसी है उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट कमिश्नर के पद पे काम किया इसने 6वें अपनी किताब में लिखा है कि मेरी भी ड्यूटी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी सन 1982 में कि चौधरी देवीलाल इसी तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री ना बने। लोगों ने चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनने के लिए 52 एमएलए सौंप दिए थे। 52 एमएलए होने के बावजूद भजनलाल को शपथ दिलानी गई थी, और भजनलाल को शपथ दिलाने के बाद चौधरी रणजीत सिंह से संपर्क इंदिरा गांधी का करवाया गया था। अकेले रणजीत सिंह नहीं मिले थे, ये 3 लोग जाकर के इंदिरा गांधी से मिले थे। एक चौधरी रणजीत सिंह था, दूसरा खुर्शीद अहमद था और तीसरा बनारसी दास गुप्ता था। इन तीनों की ड्यूटी लगाई इंदिरा गांधी ने। इन तीनों को 10 करोड़ रुपया दिया। ये किताब में लिखा हुआ है कि इन तीनों को 10 करोड़ रुपया दिया गया था। 5-5 लाख रुपया और इस बात का दिया गया था कि आप एमएलए तोड़ करके जाओ। चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल के साथ दिखावे के तौर पे काम करते थे, लेकिन अपने साथ विधायकों को किसी को दिल्ली लेकर के जाते थे, किसी को चंडीगढ़ लेकर के जाते थे, फिर उनको पैसा वहां दे करके उनको भगवाने का काम करते थे। साथियों, चौधरी देवीलाल की सरकार रोकने वाला चौधरी रणजीत सिंह था। इसने चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घोंपा। जिस किसी ने चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ दंगा किया, वो लोग कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाए थे। अकेले ये 2 नहीं, ये जयप्रकाश भी उसी प्रवृत्ति का आदमी है। ये भी चौधरी देवीलाल की नर्सरी में पैदा हुआ है।
इसने भी चौधरी देवलाल की पीठ पे छुरा घोंपा था। इन तीनों को सबक सिखा दो। ऐसे लोगों को जब तक सबक नहीं मिलेगा, चौधरी देवलाल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन तीनों को सबक सिखाओगे और एक एक वोट सुनैना के पक्ष में डाल करके चौधरी देवलाल की आत्मा को शांति पहुंचाने का काम करोगे। यही बात आपसे कहने के लिए आया था। आप सबने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।